दोस्तों एनसीईआरटी की 7वीं क्लास के हिस्ट्री के हम चैप्टर को कवर कर रहे थे। हमने उसमें चैप्टर नंबर 7 को पिछले सेशन में कवर किया था और आज के सेशन में हम 8वें चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो कि 7वीं क्लास की हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है। दोस्तों इस चैप्टर में हम 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक गठन हुए मीन्स कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो भी 18वीं शताब्दी में हमें राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं उन परिवर्तनों के बारे में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से मुगलों के कमज़ोर होने के पश्चात अलग अलग क्षेत्र में जैसे कि अवध में, जैसे कि बंगाल में, जैसे कि आपको हैदराबाद में, इन सभी जगहों पे हमें नए नए राज्य स्थापित होते हुए दिखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि राजपूत राज्य भी स्थापित होते हैं, साथ ही साथ जाट राज्य भी स्थापित होता है। तो हम इन सारी राज्यों के बारे में एक एक करके समझेंगे और समझेंगे कि 18वीं शताब्दी में ऐसे कौन कौन से कारक थे जिन्होंने मुगलों के पतन को संभव बनाया। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसके अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में आप देखिए कि दो मानचित्र दिए गए हैं। एक मानचित्र आपका ये रहा, इसमें कि मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा को दिखाया गया है जो 1700 ईस्वी में थी। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लगभग पाकिस्तान को कवर करते हुए इधर नेपाल होते हुए काफी बड़े इलाके को कवर करती है। तो मुगल साम्राज्य की जो बाहरी सीमा थी वो बहुत बड़ी थी। इसके अंदर आप देखिए लाहौर है, इधर आपको दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गुजरात, ये सारी जो है सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप देखिए कि इसमें 18वीं शताब्दी में जो नए राज्यों का गठन हुआ उसके बारे में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे सिखों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। गुजरात में भी देखते हैं स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। मालवा में फिर यहाँ पे जाट राज्य की स्थापना होते हुए दिखती है। यहाँ पे आपको अवध दिखता है, यहाँ पे आपको बंगाल दिखता है। तो इस मानचित्र में दिखाया गया है कि 18वीं शताब्दी में जो नए राज्यों का गठन हुआ वो कहाँ कहाँ पे हुआ। इसके अलावा एक और मानचित्र है जिसमें ये दिखाया गया है कि 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र कहाँ तक था। अब देखिए ये जो आप इलाका देख सकते हैं, ये जो इलाका है ये ब्रिटिश क्षेत्र को दर्शाता है, यानी कि 18वीं शताब्दी में मुख्यतः आपको बंगाल में और उत्तरी सरकार यानी उड़ीसा और इधर आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हमें ब्रिटिश सत्ता देखने को मिलती है। तो चैप्टर की शुरुआत में इन दोनों मानचित्रों को देखने के लिए बोला गया है और ये बताया गया है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पे कुछ काफ़ी विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटती हैं। जैसे कि कई स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है और मुगल साम्राज्य की सीमाओं में बदलाव आता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश शक्ति ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था, जिसके बारे में मैंने आपको इस मैप में दिखाया है। इस इलाके की बात की जा रही है। तो ये मानचित्र जो है ये हमें क्या बताते हैं, ये मानचित्र ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत ही कम समय में बड़ी तेजी से बदली। तो इस अध्याय में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी कि हम 1707 से लेकर 1761 तक हम मुख्य रूप से देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी नई राजनीतिक शक्तियां उत्पन्न हुई हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति के बारे में। दोस्तों आप याद कीजिए जब मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस तरीके से पहुंचा था और 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के सामने कई तरह के संकट खड़े होने लगे थे और इस संकट के अनेक कारण थे। सबसे पहला आप देखिएगा कि जब बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से एक लंबी लड़ाई को शुरू किया था तो लंबी लड़ाई को शुरू करने के कारण जो मुगल साम्राज्य था उसके सैन्य और वित्तीय संसाधनों को काफी ज्यादा खर्च कर दिया था। तो औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के पतन के पहले कारणों में से एक थी। दूसरा आप देखिए कि औरंगजेब के जो भी उत्तराधिकारी थे वो औरंगजेब जितने या अकबर जितने योग्य नहीं थे। तो अयोग्य उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य का दूसरा कारण था। अब इन अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में आप देखिए कि साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता ही खत्म हो गई, जो कि हमें तीसरा कारण देखने को मिलता है। अब जब कार्यकुशलता खत्म हो जाती है किसी भी प्रशासन की तो जो प्रशासन के हिस्सेदार होते हैं उन हिस्सेदारों को
जो है कि वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए काफी कठिन हो जाता है। तो मुगल साम्राज्य के जो औरंगजेब के पश्चात के उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने भी इस स्थिति को झेला और उनके द्वारा शक्तिशाली वर्गों को अच्छे तरीके से वश में नहीं किया गया, जिसके कारण जो शक्तिशाली वर्ग थे धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को मुगल की केंद्रीय सत्ता से अलग कर लिया। तो सूबेदार के रूप में जो भी नियुक्त अभिजात थे, वो राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों पर अपना नियंत्रण रखते थे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ये इतना बड़ा मुगल साम्राज्य है तो ये केंद्रीय सत्ता है। साथ ही मुगल साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को सूबा के रूप में गठित किया गया था और इस सूबे का प्रशासन सूबेदार के हाथ में होता था। अब इस सूबेदार को दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों पे इसका नियंत्रण था। तो इस वजह से जब केंद्रीय सत्ता, ये देखिए ये है केंद्रीय सत्ता, अगर इसका इन सारे क्षेत्रों पे नियंत्रण कमजोर पड़ता है तो ये अपने आप को इस केंद्रीय सत्ता से मुक्त करते हैं और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जो कि मुगलों के उत्तराधिकारियों के काल में हमें देखने को मिलता है। तो अब इससे होता क्या है कि मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल जाती हैं और जैसे जैसे इन सूबेदारों ने अपने प्रांतों पर नियंत्रण को मजबूत किया, इन सूबों से जो मुगल केंद्रीय सत्ता को राजस्व मिलता था, उस राजस्व की मात्रा में कमी आती चली गई। अब जब किसी भी शासन में, किसी भी साम्राज्य में जो राजस्व में कमी होती है, इसका क्या मतलब है कि उस साम्राज्य में अब सेना की संख्या में कमी आ जाएगी, क्योंकि सेना को तो वेतन देना ही पड़ता है और ये वेतन का जो सबसे मजबूत माध्यम होता है वो ये राजस्व होता है। जब सेना कम होती है तो फिर साम्राज्य कमजोर होता है और जब साम्राज्य कमजोर होता है तो फिर उसमें दीमक की तरह जो आसपास के शासक होते हैं या उसी साम्राज्य के अंदर ऐसे महत्वाकांक्षी वर्ग होते हैं जो उस शासन में अपनी भागीदारी चाहते हैं, वो उस साम्राज्य को दीमक की तरह खाने लग जाते हैं। इससे उस साम्राज्य का पतन हो जाता है। सेम स्थिति हमें देखने को मिलती है मुगल साम्राज्य के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमने देखा था मुगल साम्राज्य के पतन के कारण में सबसे पहला औरंगजेब की दक्षिण नीति को। दूसरा हमने देखा था कि औरंगजेब के पश्चात जो भी उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे और उनके अयोग्यता के कारण जो प्रशासनिक कार्यकुशलता थी वो समाप्त होती चली गई। फिर इसके अलावा आप देखिए कि उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों ने विद्रोह किया और इन किसान आंदोलनों ने जो भी समस्याएं पहले से चल रही थी, चाहे वो प्रशासनिक कार्यकुशलता की कमी हो, चाहे वो अयोग्य उत्तराधिकारी की समस्या हो, या फिर और भी जो भी राजनीतिक समस्याएं मुगल साम्राज्य में पहले से चल रही थी, उस समस्या को इन जमींदारों और किसानों के विद्रोहों ने और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी तो ये विद्रोह करों के भार के विरुद्ध किए जाते थे, तो कभी कभी शक्तिशाली सरदार अपनी स्थिति को सुदृढ़ सुदृढ़ करने के लिए यानी मजबूत करने के लिए इन विद्रोहों को जानबूझ के बढ़ावा देते थे। तो जो भी मुगल काल में विद्रोह हुए हैं जमींदार और किसानों के, उसके पीछे का दो कारण था। पहला कारण करों का बढ़ता हुआ भार और दूसरा कारण शक्तिशाली सरदारों की महत्वाकांक्षा। तो अतीत में भी देखें विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। तो जो समूह पहले राजस्व केंद्रीय सत्ता को सौंपा करते थे, उन समूहों ने अब उस राजस्व का इस्तेमाल अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया, क्योंकि मुगल की केंद्रीय सत्ता इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि वो इन आसपास के क्षेत्रीय शासकों पर नियंत्रण करके उनसे राजस्व वसूल सके। तो जिस तरीके से हम देखते हैं या राजस्व का जो संग्रहण है वो क्षेत्रीय ताकतों के पास बढ़ता जाता है और इस तरीके से धीरे धीरे जो राजनीतिक और आर्थिक सत्ता है वो प्रांतीय सूबेदारों के हाथ में, स्थानीय सरदारों के हाथ में और अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। और इस बदलाव को औरंगजेब के उत्तराधिकारी काफी अयोग्य होने के कारण नहीं रोक सके। तो ये मैंने आपको बताया मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, जिसको कि हम इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स में अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट्स को बता दिया है, जिसमें सबसे पहला है औरंगजेब की दक्षिण नीति, दूसरा है अयोग्य उत्तराधिकारी, तीसरा है समाप्त होती प्रशासनिक कार्यकुशलता, चौथा है जमींदारों और किसानों के विद्रोह जिससे निपटने में उत्तराधिकारी अक्षम थे, और पांचवा जो है कारण मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंदर जो अभिजात्य वर्ग था, जिसमें मुख्यतः ईरानी और तुरानी अमीर आते थे, उनका दबदबा काफी बढ़ रहा था और वो किंग मेकर यानी कि नृप निर्माता की भूमिका निभा रहे थे। इस वजह ने भी मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया और अंत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, इसके माध्यम से एक तत्कालीन लेखक ने मुगल साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन किया है।
आइए हम इसको एक बारी पढ़ते हैं। एक तत्कालीन लेखक, माफ कीजिएगा, बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे पीछे चलते हैं और घुड़सवारों को जो ठीक उनके पीछे पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। तो इस तरीके से जो जमींदार मजबूत मुगल साम्राज्य में मुगल सेना में अपनी हिस्सेदारी देते थे, अपनी तरफ से सेनाएं भेजते थे, अब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनके पास संसाधन की कमी हो गई है, तो वो जो मुगल सम्राट है, उस सम्राट की सेना में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। और जब भी किसी वर्ग का केंद्रीय सत्ता के लिए योगदान कम हो जाता है, तो उस वर्ग, तो जो वो वर्ग है वो समाज में हाशिए में चला जाता है, पृष्ठभूमि में चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम मुगल साम्राज्य के पतन को देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि अंतिम पॉइंट की जो जमींदार और किसानों का विद्रोह हुआ था, उसने मुगल साम्राज्य को आंतरिक रूप से खोखला कर दिया। अब इसके अलावा आप देखिए कि जो भी आर्थिक और राजनीतिक संकट मुगल साम्राज्य के अंदर चल रहा था, उन्हीं संकटों के बीच में ईरान का शासक था नादिर शाह। उसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली पर आक्रमण कर उसने पूरे नगर को लूट लिया और बहुत बड़ी मात्रा में वो धन दौलत ईरान ले गया। अब नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली भी आक्रमण लगातार करता रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। मीन्स कि जो भी समस्याएं चल रही थी, उस समस्या में जो अंतिम होती है ना, ताबूत में अंतिम कील कहते हैं हम, तो उस ताबूत में अंतिम कील साबित होती है बाह्य आक्रमण, चाहे वो नादिर शाह का आक्रमण हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो। तो इन बाह्य आक्रमणों ने भी मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी हड्डी तोड़ दी और अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जहां पे मुगलों का अपने आसपास के क्षेत्रों पे कोई नियंत्रण नहीं है। मुगलों के पास संसाधनों की अपार कमी है। मुगलों के पास प्रशासनिक कार्यकुशलता के मामले में जीरो उसके उनके पास अधिकारी बच गए हैं। तो इस तरीके से अब एक ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी है जो क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव को बखूबी बढ़ावा देगी। तो नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ, उसको यहाँ पे बताया गया है। अब ये आप नादिर शाह का चित्र देख सकते हैं जो 1779 का है। तो नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, उसका वर्णन एक समकालीन प्रेक्षक ने किया है। देखिए किस तरीके से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गए, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थीं कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। तो जो मुगल साम्राज्य में मयूर सिंहासन था, उसको लूटने का काम यही नादिर शाह ने किया था। एक और भी वृतांत है जिस पर दिल्ली पर आक्रमण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी न थी, वे अब बेघर हो गए हैं। नया शहर जहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। तब शहर के पुराने मोहल्लों पर नादिर शाह ने हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। तो नादिर शाह के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, वो इस छोटे से आर्टिकल में आपको देखने को मिला। तो हम देखते हैं इस तरीके से कि कुल 5 कारण जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, इन 5 कारणों की वजह से मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। और फिर साम्राज्य पर इन चारों तरफ से तो दबाव पड़ ही रहा था, साथ ही साथ जो अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता थी, उसने भी समाज को और कमजोर बना डाला, माफ कीजिएगा, साम्राज्य को और कमजोर बना डाला। अब ये जो अभिजात थे वो 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे। एक थे ईरानी और दूसरे थे तुरानी, जो कि तुर्क मूल के थे। काफी समय तक जो परवर्ती मुगल बादशाह थे,
वो इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहते थे। यानी जो भी मुगल सम्राट बनता उस पे या तो ईरानी प्रभाव होता या तुरानी प्रभाव होता, दोनों में से किसी न किसी एक का प्रभाव जरूर होता था। अब बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों, फर्रुखसियर जिसका कि शासनकाल 1713 से 1719 था, और आलमगीर द्वितीय जिसका शासनकाल 1754 से 59 था, उसकी हत्या हो गई। यानी कि इन अमीरों ने दो मुगल सम्राटों की हत्या करवा दी। तो बात सही है, ये तो हद हो गई। और फिर दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, इनको तो उनके अमीरों ने अंधा कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य में अमीरों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। तो मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में अपनी शक्ति को और मजबूत की, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, तो इन सब के बारे में दोस्तों हम अगले क्लासेस में या किसी न किसी चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अवध में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना होती है, किस प्रकार से बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना होती है, और किस प्रकार से हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो मुगल जो साम्राज्य था उसके पतन के कारणों में आप इनमें एक और ये लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा, बाह्य आक्रमण। यानी जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण है, उसको मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। तो बाह्य आक्रमण में आप दो आक्रमण लिख सकते हैं, नादिर शाह का आक्रमण और दूसरा अहमद शाह अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं राजपूतों के बारे में। ठीक है, राजपूतों ने किस प्रकार से एक सत्ता की स्थापना की मुगलों के समकक्ष में, हम इस बारे में देखिए। जो बहुत से राजपूत घराने थे, विशेषकर से अंबर, या इसको हम आम्बेर भी माफ कीजिएगा, अंबर या आम्बेर भी कहते हैं, और जो जोधपुर के राजघराने थे, इन्होंने क्या किया, मुगलों की अधिराजत्व को स्वीकार कर लिया, मुगलों की अधिराजी स्वीकार की, और मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ वो सेवारत थे। यानी कि जो मुगल प्रशासन था उनमें इन राजपूत घरानों के शासक को एक बहुत महत्वपूर्ण पद दिया गया था, और बदले में इनको वतन जागीर मिले हुए थे, जिन पर इनको पर्याप्त स्वायत्तता मिली हुई थी, है ना। यानी जागीर एक क्षेत्र मान लीजिए, है ना। इसके बारे में मैं आपको जो मुगल साम्राज्य बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा कि वतन जागीर क्या होती थी, है ना। उसमें फिर आपको मनसबदार पढ़ाऊंगा, और भी कई सारे प्रशासनिक जो टर्म है मुगल साम्राज्य में, उनके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। अभी आप बस इतना ध्यान में रखिए कि जो भी राजपूत घराने थे, विशेषकर अंबर और जोधपुर के, उनको वतन जागीर यानी कि एक क्षेत्र मिल जाता था, और इस क्षेत्र पर उनका पर्याप्त स्वायत्त होता था, पर्याप्त स्वायत्तता उनको मिली होती थी। तो 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने क्या किया, अब अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण का विस्तार करना शुरू किया। यानी इतने बड़े क्षेत्र पर तो इनको मुगल साम्राज्य ने अपनी स्वायत्तता दी, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों पर भी अपना क्या किया, नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्यों? क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, जो मुगल केंद्रीय सत्ता है वो बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है। और जब इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों पर विस्तार का प्रयास शुरू किया तो इनको काफी सफलताएं भी मिली। जैसे आप देखिए कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने क्या किया, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। अब इन राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। ठीक है, तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। तो बादशाह जहांदार शाह ने क्या किया, 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने अपने वतनों के आस पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। किन्होंने? जो राजपूत राजघराने थे जिनको मुगल प्रशासन में शामिल किया गया था, उन्होंने अपने आस पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी तरफ आप देखिए कि अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जो सवाई राजा जयसिंह थे उन्होंने जयपुर को अपनी राजधानी बनाई, और 1722 में जयसिंह को आगरा की सूबेदारी भी मिल गई थी। 1740 में देखिए कि राजस्थान में जो मराठा हैं, मराठा के अभियानों ने भी इन राजपूत रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनका अपना आगे से आगे विस्तार होना रुक गया। यानी कि जो यहाँ पे मैंने आपको बताया
कि अजीत सिंह ने क्या किया था, नागौर को जीता था जोधपुर राजघराने ने, और फिर अंबर राजघराने ने बूंदी को जीता था। तो ये अपने आस पड़ोस के इलाकों पे कब्जा करना इन्होंने शुरू कर दिया था, मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठा के। लेकिन 1740 के दशक में जो मराठे जो हैं वो मजबूत हो गए थे, और मराठों ने इन राजवाड़ों पे भारी दबाव डालना शुरू कर दिया था। तो इसकी वजह से इन राजपूत घरानों का जो अपने आस पड़ोस के इलाके में विस्तार करने की कोशिश थी, उस पर अंकुश लग जाता है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, राजपूत राजा जयसिंह के बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है कि राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी, और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी के तट पर फैला हुआ था। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको जरूर जानना चाहिए। मैंने आपको जब राजपूत पढ़ाना शुरू किया, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि कई सारे राजपूत घरानों ने मुगलों की अधिराजत्व को स्वीकार किया, मुगलों की अधिराजी स्वीकार की। लेकिन एक ऐसा राजपूत घराना था जिसने कि मुगल अधिराजत्व को स्वीकार नहीं किया, और वो था मेवाड़ का राजपूत राजघराना, जिसके राजा थे राणा प्रताप। इनको हम महाराणा प्रताप भी कहते हैं। इन्होंने 1572 में उदयपुर और मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ ही अपने मेवाड़ की राजगद्दी पर अपना शासन स्थापित किया था, और इन्होंने मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि इनको मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए काफी मनाया भी गया, कई सारे दूतों को भी इनके राज दरबार में भेजा गया, लेकिन ये अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। अब याद कीजिए पिछला चैप्टर, जब मैंने आपको शूरवीरता की परंपरा के बारे में बताया था। राजपूतों में कभी भी पीठ दिखाने की या दुश्मनों के सामने झुकने की परंपरा नहीं रही है, और इसी परंपरा को मानते हुए, इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए जो महाराणा प्रताप हैं, उन्होंने मुगलों के अधिराजत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमने राजपूतों के बारे में देखा। अब ये राजपूतों के किले को आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि यह है कि अम्बेर के राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, यहाँ पे 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था। इनको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। तो इन वेधशालाओं में आप देखिए कि खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई सारे उपकरण भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो इस चैप्टर में राजपूतों के बारे में दी हुई है। अब हम आगे बात करते हैं सिखों के बारे में, आजादी हासिल कर। अध्याय 6 में दोस्तों हमने पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। सिखों के गुरु की हत्या के बाद जब सिखों का सैन्यकरण हो गया था, तो सिखों के सैन्यकरण के पश्चात जो सिख पहले एक धार्मिक पंथ थे, तो धार्मिक पंथ से उनका एक राजनीतिक पंथ के रूप में परिवर्तन हो गया था। एक राजनीतिक पंथ के रूप में वो परिवर्तित हो चुके थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पंजाब के क्षेत्र में जो क्षेत्रीय राज्य निर्माण है उसको बढ़ावा मिला। यानी सिखों के एक धार्मिक समुदाय से राजनीतिक समुदाय के रूप में परिवर्तित होने के कारण पंजाब के क्षेत्रीय क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिलता है। गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पहले और उसके पश्चात भी राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी। देखिए कि 1708 में जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, तो उसके बाद बंदा बहादुर ने क्या किया, खालसा का नेतृत्व किया, और बंदा बहादुर ने मुगल सत्ता के खिलाफ कई सारे विद्रोह किए। बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर बंदा बहादुर ने अपने शासन को सार्वभौम बनाया। अब इस बात को आप समझिए कि जब भी किसी सिक्के पे किसी शासक का नाम अंकित करवा के उस सिक्के को पूरे राज्य में चलाया जाता है, तो इससे उस शासन को स्वीकृति मिलती है, जनता के बीच इस बात की स्वीकृति मिलती है कि अब हमारे क्षेत्र पे इस राजा का शासन है या इस वंश का शासन है। क्योंकि सिक्कों पे नाम लिखवाने की जो प्रथा है ये आज से नहीं, काफी पहले से चली आ रही थी। ठीक है, तो सिक्कों पे अपना नाम गढ़वाकर इन्होंने क्या किया, अपने शासन को सार्वभौम बनाया। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में इन्होंने अपने प्रशासन की भी स्थापना की। और 1715 में जब बंदा बहादुर को बंदी बना लिया जाता है और 1716 में उसको मार दिया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में भी सिखों के कई सारे योग्य नेता आए, और उनके नेतृत्व में सिखों ने पहले अपने आप को जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित कर लिया। आप आगे जब रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों,
तो रणजीत सिंह जो थे वो भी इन्हीं मिसलों में से एक थे, जिसका नाम था सुकरचकिया मिसल। तो ये वही मिसल है जिसका निर्माण अभी 18वीं शताब्दी में हो रहा है। ठीक है। फिर इन जत्थों और मिसलों के संयुक्त सेनाओं को दल खालसा कहा जाता था। और उन दिनों ये जो दल खालसा है वो बैसाखी और दिवाली के पर्व पे अमृतसर में मिलते थे। अब इन बैठकों में जो भी सामूहिक निर्णय लिए जाते थे उनको गुरमत्ता यानी गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। ठीक है। फिर सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लिया जाता था और बदले में किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध, क्योंकि मुगलों का अभी तक पूरी तरह से समापन नहीं हो पाया। किसके विरुद्ध? ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि राखी व्यवस्था क्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये महाराजा रणजीत सिंह की तलवार है। साथ ही साथ ये 10वें गुरु गोविंद सिंह है, उनकी ये तस्वीर है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? खालसा को प्रेरित किया था और शासन, और उन्होंने प्रेरित करते हुए ये कहा था कि शासन उनके भाग्य में है, यानी राज करेगा खालसा। तो अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा जो है वह पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ भी सफल विरोध प्रकट कर सका। यानी कि जब सिख पंथ में सैन्यकरण हो जाता है और खालसा की स्थापना हो जाती है, तो इस खालसा ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए मुगलों के खिलाफ भी, जो भी मुगल सूबेदार सिखों के खिलाफ अपने अभियान चलाते थे, तो मुगल सूबेदारों के खिलाफ भी और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ भी खालसा ने सफल विरोध प्रकट किया था। अहमद शाह अब्दाली जो है, उन्होंने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। अब मैंने आपको बताया कि बंदा बहादुर ने जिस तरीके से सिक्का गढ़कर सिक्के को पूरे सिख वाले क्षेत्रों में चलाया था और अपने शासन को सार्वभौम बनाया था, उसी तरीके से 1765 में भी खालसा ने अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान क्या रखना है कि सिक्कों पर जो शब्द थे वो वही थे जो बंदा बहादुर के समय में थे। यानी खालसा के आदेशों में उन्हीं बातों को लिखा गया था जो बंदा बहादुर के समय के सिक्कों में लिखा गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में जो सिख इलाके, जो कि सिंधु से लेकर यमुना तक फैले हुए थे, ये अलग अलग शासकों में हालांकि बटे हुए थे, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिचय दे रहे थे। इनमें से एक शासक होता है महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने क्या किया है? सिख समूहों को फिर से अलग अलग शासकों के नियंत्रण से निकालकर एक समूह में गठित किया और फिर एकता कायम की सिखों के बीच में, और इन्होंने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब आप दोस्तों घबराइएगा नहीं, मैं आपको सिख राज्य की स्थापना बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अलग अलग जो भी राज्यों की स्थापना हुई है मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात, उन सब के बारे में आपसे एक सेपरेट सवाल बना जा सकता है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं इन सबको बहुत ही डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। बस अभी जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बस उसको आप जितना बता रहा हूँ उतना समझते चलिए। आप धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे और धीरे धीरे करके आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको भारतीय इतिहास की एक ऐसी समझ विकसित हो जाएगी जिस समझ के पश्चात आप एक बहुत अच्छा आंसर लिखने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये दोस्तों हमने सिख के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं मराठा के बारे में। तो सिखों के अलावा मराठा राज्य भी एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का विरोध करके उत्पन्न हुआ था। सबसे पहले आप देखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका टाइम पीरियड आप ध्यान में रखेंगे 1630 से 1680 है, इन्होंने शक्तिशाली योद्धा परिवारों, जिनको देशमुख कहा जाता था, अभी भी आप बहुत सारे मराठा के इलाके के लोगों के टाइटल में देशमुख देख सकते हैं, जैसे कि एक कलाकार भी है जिनका नाम है रितेश देशमुख, है ना। तो ये जो देशमुख थे ये बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे और शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे। तो इन्हीं देशमुखों की सहायता से शिवाजी ने एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अब अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना मुख्य आधार, इनके सेना के मुख्य आधार बन जाते हैं। यानी मराठवाड़ा इलाके में जो भी कृषक और पशुचारक थे ये बहुत ज्यादा तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते थे। और माफ कीजिएगा, मराठों की सेना के जो आधार थे वो यही गतिशील कृषक और पशुचारक थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए अपनी इसी सेना का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि मराठा राज्य में जो प्रभावी शक्ति है
वो पेशवा के हाथ में आ जाती है। पेशवा जिसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, और ये पेशवा अपनी सेवाएं मराठों में देते रहे, और मराठा राज्य की राजधानी पेशवा के काल में पुणे बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया था। अब इस पेशवा के बारे में दोस्तों एक मूवी है जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी। तो अगर आपको मराठा प्रशासन समझना है, मराठा किस तरीके से शासन करते थे, किस तरीके से वो युद्ध करते थे, उसके बारे में आपको इस मूवी से काफी आइडिया मिल सकता है। तो अगर आपके पास समय हो तो आप ये मूवी देख भी सकते हैं। तो पेशवा की देखरेख में मराठों ने एक बहुत ही सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। अब मराठों की सफलता का रहस्य ये था कि वो मुगलों के किलाबंद इलाकों में टक्कर नहीं लेते थे। वो क्या करते थे, किलों के पास से चुपचाप निकल जाते थे और शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे। और इसके कारण जो मुगल सेना है वो मराठों की सेना से मैदानी इलाकों में लड़ने के लिए मजबूर हो जाती थी। और जब मुगल सेना मैदानी इलाकों में लड़ती तो वहां पे रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते जो थे वो आसानी से रोके जा सकते थे। तो इस तरीके से आप देखिए कि 1720 से लेकर 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार होता है, और धीरे धीरे बहुत ही सफलतापूर्वक मराठा ने मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। और 1720 के दशक आप देखिए कि मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया मराठों ने। 1730 के दशक तक जो मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई, और साथ ही साथ दक्कन पर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का भी अधिकार मिल गया मराठों को। तो चौथ और सरदेशमुखी क्या है यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है। चौथ का मतलब होता है जमींदार जो भी भू राजस्व वसूलते थे उसका 25% यानी कि 1/4, तो हम इसको चौथा भाग कहते हैं, तो इसी से आप याद रखेंगे चौथ। ठीक है, सरदेशमुखी जो था वो दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को जो भी भू राजस्व दिया जाता उसका 9 से 10% हिस्सा। तो सरदेशमुखी में 9 से 10 से आप 10 देशमुखी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे बाजीराव प्रथम के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो ये बताता है कि बाजीराव प्रथम, जिसका एक और नाम बाजीराव भल्लाल भी था, वो बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था। वो एक महान मराठा सेनापति था जिसने कि विंध्य के पार जाकर मराठा राज्य का विस्तार किया, है ना। और वो मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगाली के खिलाफ सफल सैन्य अभियानों के लिए भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों बाजीराव प्रथम के बारे में कुछ बातें थी। अब देखिए, हमने देखा कि 1730 के दशक तक मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया था। अब 1737 में आपको याद होगा कि दिल्ली पर धावा इन्होंने बोला था। 1740 के दशक में मैंने आपको बताया था ना कि राजपूतों का अपने आसपास के क्षेत्रों पर विस्तार काफी कम हो गया था, बिकॉज जो मराठा थे उन्होंने इन राजघरानों को काफी ज्यादा सीमित कर दिया था, इनके प्रभाव को काफी ज्यादा कम कर दिया था। तो 1737 में मराठों ने दिल्ली पर धावा बोला, और अब जो मराठा प्रभुत्व की सीमाएं थी वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गई। उत्तर में आप देखेंगे राजस्थान और पंजाब, पूरब में बंगाल और ओडिशा, तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक भी इनका प्रभुत्व फैल चुका था। अब इन क्षेत्रों में औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य ने इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। केवल ये किया गया कि वो मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करे, और इस स्वीकार करने के एवज में जो मराठा है, मतलब इस बात की निशानी हो कि आपने मराठा साम्राज्य को स्वीकार किया है, मराठा शासन को स्वीकार किया है, आप एक भेंट की रकम मराठाओं को देंगे। तो इस बात को सिर्फ उन्होंने स्वीकार किया। फिर साम्राज्य के इस विस्तार से हालांकि देखिए मराठों को तो बहुत सारे संसाधन मिले, लेकिन उन्हें एक घाटा भी हुआ, उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। क्योंकि मराठों के सैन्य अभियान आप देखेंगे तो वो मुख्य रूप से क्या, सबसे ज्यादा आप देखिए तो जो भारतीय अलग अलग राज्य थे उनके खिलाफ ही मराठों ने अभियान किए। और जब 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है तो फिर मराठों को किसी भी भारतीय शासक से सहायता नहीं मिली, क्योंकि सभी के खिलाफ मराठों ने अभियान किए थे, उनसे चौथ और सरदेशमुखी वसूला था। तो ये मराठों का जो सैन्य रणनीति थी उसके कुछ कमियां हमें निकल के देखने को मिलती है। फिर देखते हैं कि अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। मराठों ने लगभग अपना पूरा जो उनका साम्राज्य था वो सैन्य अभियानों के ऊपर आधारित था। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने एक प्रभावी शासन व्यवस्था को तैयार किया था। जब भी किसी इलाके पर वो एक बार विजय अभियान पूरा करते
तो मराठों का शासन वहां सुरक्षित हो जाता था और जो मराठे थे वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग करते थे। मराठों के द्वारा कृषि को भी प्रोत्साहन दिया गया। मराठों ने व्यापार को भी पुनर्जीवित किया। इससे क्या होता है कि सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदार जो हैं वो शक्तिशाली सेनाओं के लिए बहुत सारे संसाधन इकट्ठा कर सके। मैंने आपको बताया कि 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि इनसे उनको काफी फायदा होता था। फिर उज्जैन जो है वो सिंधिया के संरक्षण में आ जाता है। इंदौर होलकर के आश्रय में आ जाता है। तो ये जो शहर जिनके बारे में मैंने अभी आपसे बात की, ये हर तरह से बहुत बड़े थे और समृद्धशाली थे, और यहाँ तक कि वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी कार्य कर रहे थे। तो मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में हम देखते हैं व्यापार के नए मार्ग खुल जाते हैं। चंदेरी के क्षेत्र में जो उत्पादित रेशमी वस्त्र था, है ना, उसको मराठों की राजधानी पुणे में एक नया बाजार मिल जाता है। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब बुरहानपुर जो है वो दक्षिण में पुणे से जुड़ जाता है, नागपुर से जुड़ जाता है, और पूरब में आप देखेंगे तो लखनऊ और इलाहाबाद से भी जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मराठों ने धीरे धीरे करके अपने आप को भारत के एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। अब हम दोस्तों बात करते हैं जाटों के बारे में। तो भारत के अन्य राज्यों की ही तरह जाटों ने भी क्या किया, 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर। जाटों के नेता का नाम था चूड़ामन। तो चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है। अब देखिएगा कि 1680 के दशक तक आते आते जाटों का जो प्रभुत्व है वो दिल्ली और आगरा के जो दो शाही शहर हैं उनके बीच के क्षेत्रों पर होना शुरू हो गया था। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए तो हालांकि वो आगरा शहर के भी अभिरक्षक बन गए थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो जाट थे वो समृद्ध कृषक कृषक थे, यानी जाट किसान हुआ करते थे, और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में आप देखेंगे पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण शहर व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित हो गए। यानी कि मराठों की तरह जाटों ने भी क्या किया, अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा दी। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। अब सूरजमल के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम इस पे एक नजर डालते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1765 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया, जो कि आधुनिक राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। तो सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो भी क्षेत्र शामिल थे उसमें आप देखेंगे आधुनिक पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और दिल्ली जैसे क्षेत्र शामिल थे। तो सूरजमल ने कई किले भी बनवाए, महल भी बनवाए, जिसमें आपको भरतपुर का प्रसिद्ध लोहारगढ़ का किला सबसे मजबूत किलों में से एक था। ठीक है। तो जो जाट राजा था सूरजमल, उसने भरतपुर को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसको लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली, यानी कि जाट राज्यों में जाकर शरण ली। फिर नादिर शाह का जो पुत्र था जवाहिर शाह, उसके पास 30,000 सैनिक थे, और उसने मराठों से भी कई सारे सैनिक उधार लिए, साथ ही साथ सिखों से भी कई सारे सैनिक उधार लिए, और इन सब के बलबूते पर नादिर शाह ने मुगलों पर आक्रमण किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। तो राजपूतों की तरह जाटों ने भी अपने स्थान को सुरक्षित करने के लिए, अपने शासन को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग शैली में आप देखेंगे कि बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया है ना। तो यहाँ पे उसी उन्हीं किलों में से एक का चित्र है जिसको हम दीग का राजमहल कहते हैं। ये उसी समूह को दर्शा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ इसी के साथ जो है जाट राज्य के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुगलों के पतन के बारे में जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई, राजपूतों के अभ्युदय के बारे में मैंने जो भी चीज़ें आपको समझाई, मराठों के बारे में मैंने आपको बताया, सिखों के बारे में मैंने आपको बताया, और अंततः जाटों के बारे में मैंने आपको जो भी बातें बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको आत्मसात करेंगे, और इसको बार बार आप रिवीजन करके क्या करेंगे, अपने जहन में बिठाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसी स्थितियां थी जिसकी वजह से जाट राज्यों का, सिख राज्यों का, मराठों का, इन सब का अभ्युदय हुआ। और फिर जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि कैसे ये सारी शक्तियां पृष्ठभूमि में चली जाती हैं
और अंततः 200 वर्षों के लिए हमारे देश के ऊपर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक काला शासन चालू होता है, जिससे मुक्ति हमें 1947 में मिलेगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप उसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी मैं आपसे अगले किसी वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों,